बार बार जो ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो कह रहा है कि इंडिया में 1/3 स्टेट्स में एंटी रिलीजियस लॉज कन्वर्जन लॉज हैं। हिंदू राइट चाहता है नेशनली बन जाए। अगर ये नेशनली हम लॉ बना लेंगे तो आप समझिए हम कैटेगरी 1 में चले जाएंगे। अब आप ये देखिए कि ये जो कमीशन है, इस कमीशन की कंटिन्यूअस रिपोर्ट्स में हम जो हैं कहां आ रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो कमीशन जो है वो 2 लिस्ट बनाता है। एक लिस्ट बनाता है जिनको वो कहता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, जिनके बारे में कमीशन का ये व्यू होता है कि उन कंट्रीज में सिस्टमैटिक ऑनगोइंग इग्रीजस वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम हो रही हैं, परसिक्यूशन वहां होने जा रहा है, इस तरह की सिचुएशन होती है। तो वो सीरियस मैटर्स हैं। इसमें 16 कंट्रीज की लिस्ट है 2019 की, जिसमें म्यांमार है, चाइना है, ईरान है, नाइजीरिया है, नॉर्थ कोरिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, सूडान है, सीरिया है। अफसोस की बात यह कि पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूअसली हम लोग भी टियर 2 में हैं। टियर 2 का मतलब यह कि हम वॉच लिस्ट में हैं। इसका मतलब यह है कि अभी हमारे हालात उतने खराब नहीं हुए जितने कैटेगरी 1 में जो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है वहां है, लेकिन फिर भी हम एटलीस्ट एक कोई रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टमैटिक ऑनगोइंग इग्रीजस वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम मीट करते हैं। ये जो शब्द है इग्रीजस, कितना इंपॉर्टेंट शब्द है, इसकी मैं अहमियत बता दूं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह शब्द इस्तेमाल किया है 1992 में, जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। यानी भारत की खुद हाईएस्ट कोर्ट ने यह माना कि 1992 में जिस तरह से मस्जिद गिराई गई वो एक बहुत बड़ी रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन थी। हमारी कोर्ट ने खुद माना कि 1949 में बाबरी मस्जिद विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें जिस तरीके से मूर्तियां अंदर रख दी गईं, उससे मुसलमानों का जो वो प्लेस ऑफ वर्शिप था उसे उन्हें डिप्राइव किया गया। तो यहां पे भी ये बात है कि टियर 2 में आप भी कम से कम एक शर्त जो है वो कैटेगरी जो 1 कैटेगरी है ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न उसको मीट करते हैं, और यहां पे आपकी क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स। हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। रमज़ान के महीने में ये पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ, इसलिए मेरी एक बार आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है जो लोग रोज़े रखते हैं कि रियल रोज़े का मतलब है अपने को डिसिप्लिन करना। जो सरकार की हिदायतें हैं कोविड-19 के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के, घर से बाहर ना निकलने में, मस्जिदों में जाके ना नमाज़ पढ़ने के बारे में, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका बहुत सख्ती से पालन करें। अब आज मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जिसकी पेशन गोई मैंने 2 महीने पहले ही अपने एपिसोड में कर दी थी, जब ये यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो 1998 में यूएस कांग्रेस के एक एक्ट से बना था। ये कोई मिडिल ईस्ट के 2-4 बिजनेसमैन का किए हुए ट्वीट्स नहीं हैं, गो के उन ट्वीट से भी हम में से काफ़ी लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई भी बताए कि भारत को क्या करना चाहिए। हम समझते हैं कि भारत विश्व गुरु है, हम सबको बताएंगे कि उनको कैसे अपना देश चलाना चाहिए। तो जब इस कमीशन ने, USCIRF ने फरवरी में हियरिंग की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, तभी मैंने एक एपिसोड बनाया था उस हियरिंग को सुन के। ये एपिसोड आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तभी मैंने ये कहा था कि हम कई सालों से कैटेगरी 2 में हैं। कैटेगरी 2 का मतलब ये है कि हम कैटेगरी 1 में तो नहीं है जहां हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन जो बुरे हालात की डेफिनेशन है उनमें से कम एक चीज़ हमारे यहाँ भी है। और मैंने ये कहा था कि अगर ये हालात रहे, हमने इस मामले के ऊपर सीरियसनेस नहीं दिखाई, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कैटेगरी 1 में आ जाएंगे।
ये कैटेगरी 1 वो कंट्रीज हैं जिनको कहते हैं कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। क्या हालात हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन के? रोज खबरें आ रही हैं कि दिल्ली के फला मोहल्ले में अजान नहीं दे रहे, पुलिस वाले कह रहे हैं आप थाने में आके ऑर्डर देख लीजिए। बाद में दिल्ली पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, अजान देने पे कोई पाबंदी नहीं है। यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट से लोग ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ अजान नहीं दी जा रही है। जिस तरीके से अभी दिल्ली में जो वायलेंस हुई जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए हुए थे, मस्जिद के ऊपर चढ़ के लाउड स्पीकर गिराया जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, ये देश की कैपिटल में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला हुआ है। और फिर अभी जिस तरीके से तबलीगी जमात के मुद्दे पर हमने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोनाइज कर दिया और कोरोना जिहाद और क्या क्या चीज़ें हमने एडजेक्टिव उसके लिए यूज़ कर लिए। हमारे यहाँ एक न्यूज़पेपर ने, स्टार ऑफ मैसूर ने पूरा एडिटोरियल कर दिया कि जो सड़े हुए सेब हैं उनको निकाल देना बेहतर है। ये एक कॉल फॉर जेनोसाइड हो गई। कश्मीर में हम किसी छोटी सी पोस्ट के बिना पर जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर यूपा लगा रहे हैं। हमने स्टार ऑफ मैसूर के केस में क्या क्या कार्रवाई की है ये कहीं अभी हमने तो पढ़ा नहीं। ये जो कमीशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि 1998 एक्ट से बनी है ये। 2002 के गुजरात के दंगों के बाद भी हम आ गए थे, उसके बाद हमारे हालात इंप्रूव हुए, हम कैटेगरी 2 में चले गए। कमीशन ने भी नोट किया कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंप्रूव हुई है। अब हम फिर वहीं पहुंच गए हैं। अब आप ये सोचिए कि इस कमीशन में 9 कमिश्नर होते हैं, जिनमें से 3 प्रेसिडेंट ट्रंप के नॉमिनीज हैं। उनमें से ही 2 लोगों ने डिसेंट कर दिया क्योंकि ट्रंप की भारत से बहुत अच्छी दोस्ती है। 4 अपोजिशन जो है के लोग नॉमिनेट करेंगे, इसमें 2 जो है वो जो प्रेसिडेंट की पार्टी का लीडर होगा कांग्रेस में वो नॉमिनेट करेगा। और ये रिपोर्ट्स को ऐसे ही डिसमिस नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्लोबली ह्यूमन राइट सर्किल्स में इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। अब ये बात ठीक है कि क्योंकि इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके कहने पे हमने फौरन उनको क्लोरोक्विन भी भिजवा दी है, तो वो हो सकता है इस रिपोर्ट पे कोई सीरियस एक्शन हमारे खिलाफ ना लें। चंद सालों से हम जो लिबरल स्कॉलर्स थे वो बता रहे थे कि ये माहौल जो हेट का है, ये जो एंटी माइनॉरिटिज्म है, ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म की टेंडेंसीज हैं, इससे देश की इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है। लेकिन हमारे ब्लड थर्स्टी टीवी जर्नलिस्ट वही ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे जो रेडियो रवांडा के जर्नलिस्ट ने फॉलो की थी। और आज हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि आज हमारा जो देश है उसको किस कंट्रीज के साथ क्लब किया जा रहा है? ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, सऊदी अरब के साथ, चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ। ये हमारे हालात हो गए हैं। और वही बातें जो लिबरल्स लिख रहे थे कि ये सीए डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एनआरसी एक्सक्लूजनरी है, ये मॉब लिंचिंग बंद होनी चाहिए, ये रिलीजियस प्लेसेस की हर फेथ के रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। हमारी अपनी कोर्ट्स ने भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन के मुद्दे को, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को जो सीरियसनेस रिक्वायर्ड थी वो सीरियसनेस नहीं दिखाई जो कोर्ट को आगे आके लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। चाहे कश्मीर के 370 के एब्रोगेशन का मामला हो, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सीएए हो, या सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है 370 चला गया, उसके बाद लोगों को मतलब आप आज भी जब ऑनलाइन सब चीजें होने की बात हो रही है, हम 4G नहीं देंगे कश्मीर में, लेकिन हमारी अदालतों ने वो प्रोएक्टिव रोल नहीं दिखाया मैटर को सुनने में जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। आज जो रियल नेशनलिस्ट हैं, फेक नेशनलिस्ट नहीं, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में इलेक्शन जीतने के लिए देश के माहौल को पोलराइज करते हैं, वो जिनको अपने से कहीं ज्यादा अपनी मातृभूमि से प्रेम है, वो जो देशभक्ति को अपना मजहब समझते हैं,
आज उनको ये देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि सूडान भी हमसे ऊपर चला गया, अफगानिस्तान हमसे ऊपर चला गया, इंडोनेशिया और इजिप्ट हमसे ऊपर चला गया, उनकी रैंकिंग हमसे ज्यादा है। जो बातें कही जा रही थी उन्हीं सारी बातों का जिक्र आ गया। रिलीजियस कन्वर्जन लॉ का, काउ स्लॉटर के नाम पर मॉब लिंचिंग का, एनआरसी के नाम पर लाखों लोगों को स्टेटलेस बना देने की पॉसिबिलिटी। जितने आर्गुमेंट कहे जा रहे थे कि सीएए से इंडिया के सिटीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं माने कमीशन ने। डिपोर्टेशन की बात, प्रोलॉन्ग डिटेंशन की बात, यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो लोग जो सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके बारे में वो कसम खा रहे हैं कि साहब बदला लिया जाएगा, बुलेट दी जाएगी, बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। वो आ गई इसमें रिपोर्ट में। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि जिन लोगों ने मस्जिद को ढा दिया, उनको एक तरह की इंप्यूनिटी मिल गई है, अल्टीमेटली वही जीत गए। साबरीमाला के मामले में जिस तरह से रिव्यू एक्सेप्ट हो गया, जबकि कहीं रिव्यू पेटिशन में एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जजमेंट में पॉइंट आउट नहीं हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद का रिव्यू जो है चैंबर से ही रिजेक्ट कर दिया गया, उसे एक ओपन कोर्ट हियरिंग भी नहीं मिली। विश्व देख रहा है, ये 1920-1930 की जर्मनी नहीं है। आज पूरे विश्व की नजरें हर देश पे लगी रहती हैं। मैं ये समझता हूं कि ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट से हमको एक वार्निंग मिलनी चाहिए। अब ये बात ठीक है कि 3 कमिश्नर्स ने हमारे फेवर में भी लिखा, लेकिन उन तीनों ने भी हमारा जस्टिफाई नहीं कर दिए इन लॉस को कि सीएए बहुत अच्छा लॉ है, मॉब लिंचिंग बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने भी सिर्फ यही कहा है कि इनको अगर आप कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बनाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा ये नॉर्थ कोरिया और चीन, चाइना की तरह की अथॉरिटेरियन रेजिम नहीं है, ये बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। और एक तो तिब्बत के साहब थे जिन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके से भारत को क्लब कर देना सही नहीं है। मैं ये समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर हमको फिर से जाना चाहिए। देखिए, संविधान बनाने वालों ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन न सिर्फ भारत के लोगों को दी, बल्कि विदेशियों को भी दे दी। एक हमने बोगी कन्वर्जन की चला रखी है साल से कि साहब क्रिश्चियंस का नंबर बढ़ता चला जा रहा है, क्रिश्चियंस का नंबर बढ़ता चला जा रहा है। अरे भाई कहां बढ़ रहा है? देखो सेंसस फिगर्स। फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज, अरे ज्यादातर जो क्रिश्चियन मिशनरीज SC ST एरियाज में काम कर रहे हैं वो कभी किसी विदेश नहीं गए। आर्टिकल 25 में हर आदमी को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, न सिर्फ अपने फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोफेस और प्रैक्टिस करने का राइट है, बल्कि प्रोपगेट करने का राइट है। ये तबलीगी जमात वाले भी लोग जो आए हैं, ये मस्जिदों में नमाजी तो पढ़ते हैं, हर फॉरेनर को मस्जिद में नमाज पढ़ने का राइट है। कई स्टेट्स ने एंटी कन्वर्जन लॉज बना दिए। कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि साहब हम नेशनली एंटी कन्वर्जन लॉ बनाएंगे। मैं अपने वीडियो में कह चुका हूं, अगर आप नेशनली एंटी कन्वर्जन लॉ बनाएंगे तो हम इसी कैटेगरी में आ जाएंगे जहां आ गए हैं। जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है वो ये समझता है कि मजहब एक प्राइवेट चीज है और हर आदमी का राइट है कि वो मजहब बदल ले। अब घर वापसी हो रही है, उसको हम कन्वर्जन नहीं मानते। अरे भैया, रिकन्वर्जन भी कन्वर्जन ही है। अगर कन्वर्जन बैड है तो रिकन्वर्जन भी बैड है। ये घर वापसी के केसेस का जिक्र आ गया है इस रिपोर्ट में। शेड्यूल कास्ट सिर्फ हिंदू हो सकता है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट हो गया तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं क्योंकि भारतीय हूं और इस रिपोर्ट को पढ़ के मुझे दुख हुआ है, और मैं वही बात कहूंगा जो भारत सरकार ने कही है, हम भारत सरकार के ही साथ हैं। उन्होंने रिजेक्ट कर दी है ये रिपोर्ट, लेकिन एक मौका है हमको कि हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने देश में देखें कि बेसिक सिविल लिबर्टीज कहां है। वो जो 3 कमिश्नर्स हमारी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जब वो पढ़ेंगे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की इंडेक्स में भी हम नीचे हैं, फिर क्या होगा?
रूल ऑफ लॉ की जो इंडेक्स है उसमें भी हम नीचे जा रहे हैं। फिर क्या होगा? लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का टैग भी जो है वो भी छीनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इसलिए रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करें, बेसिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को स्ट्रेंथन करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के प्रोपेगेंडा को खत्म करें, और अमेरिका को भी मैं एक भारतीय होने के नाते थोड़ा शीशा दिखाना चाहूं। ये जो कमीशन है ये पूरे विश्व में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन सारे देशों में है उनकी रिपोर्ट बनाता है, लेकिन अमेरिका के बारे में रिपोर्ट नहीं बनाता। ये कौन सी हिपोक्रेसी हुई भाई? ये बात सही है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा सेकुलर कंट्री है, और अगर सेकुलर कंट्री है तो भाई जाहिर है कि किसी भी एक रिलीजन का वहां पे सुप्रीमेसी नहीं हो सकती। लेकिन अमेरिका के बारे में भी कहा जाता है कि इट इज अ नेशन विद द सोल ऑफ अ चर्च। सीनेट में चर्च है, आर्म फोर्सेस में चर्च होती है, व्हाइट हाउस में प्रेयर ब्रेकफास्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक सेशंस में प्रेयर ब्रेकफास्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले जाते हैं ये कहते हुए गॉड सेव दिस ऑनरेबल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का केस बता रहा हूं आपको, विडाल वर्सेस गिरैड एग्जीक्यूटर्स 1939 का। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमेरिका इज अ क्रिश्चियन कंट्री। इन मैग्नीटैश 1931 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज अ कंट्री फिल्ड विथ क्रिश्चियन पीपल। फिर जस्टिस ब्रियर ने सुप्रीम कोर्ट के होली ट्रिनिटी वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 1892 में कहा अमेरिका इज अ क्रिश्चियन नेशन। मुझे खुशी है कम से कम हमें आ रही भारत की किसी जज ने, किसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। केशवानंद भारती 1973 का जजमेंट है, वर्ड सेकुलर 1976 में इंसर्ट होगा, तब भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना, और कंसिस्टेंटली हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत को एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहती रही है। तो उनकी सुप्रीम कोर्ट की तरह तो हमारी कोर्ट नहीं रही और हमेशा इंडिया को एक सेकुलर कंट्री कहती रही। बट ये जो 1995 का हिंदुत्व जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अपील इन द नेम ऑफ हिंदुत्व इज नॉट करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस। इस केस में शिवसेना के लीडर ने ये कहा था कि अगर शिवसेना जीतती है तो महाराष्ट्र पहली हिंदू स्टेट होगी। उसको करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस ना माना जाना जो है वो ज़रा डिसअपॉइंटिंग है। और 2016 में जब एक रिलेटेड मैटर आया कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट ने इस केस को रीओपन नहीं किया, उससे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेकिन बाई एंड लार्ज हमारी कोर्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा कमिटेड रही है। मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली हमने रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी, अच्छा किया। ये बात सही है कि इस मामले में वहाँ कमिश्नर्स में भी कंसेंसस नहीं हुई, लेकिन कंसेंसस होने का मतलब ये नहीं है कि जो फैक्ट्स उसमें मेंशन्ड हैं, जो इंसिडेंट्स उसमें मेंशन्ड हैं, जो स्टेटमेंट्स उसमें मेंशन है, और मेंशन किया है उन्होंने कि रूलिंग पार्टी सेंटर में और स्टेट्स में उसके लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं हेट के बारे में, उन स्टेटमेंट्स को पूरी दुनिया ने नोट कर लिया है, वो गूगल पर अवेलेबल है। हमको प्रधानमंत्री जी की बात माननी चाहिए। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पहले भी कह चुके हैं कि ये एक इंडिविजुअल का मामला है, हर एक को उसकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। भारत एक सेकुलर देश है, किसी मर्ज का किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में देश को आगे बढ़ना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के मामले में हमें तय कर लेना चाहिए कि हम न इंडोनेशिया के साथ जाना चाहते हैं, न सूडान के, न सऊदी अरब के, न ईरान के, न अफगानिस्तान के, और पाकिस्तान के तो बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं हमारा शुमार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत सरकार के दिए निर्देशों का कोविड-19 के बारे में जो एहतियातें बताई गई हैं उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।